खेल के मैदान से के संडे एडिशन में मैं मौजूद आपके साथ हूं और आज हमारी सबसे बड़ी खबर क्या है स्पोर्ट्स की। पाकिस्तान से नहीं आई, चेन्नई से भी नहीं आई, यूरोप से भी नहीं आई, बांग्लादेश से एक बेमिसाल जीत वेस्ट इंडीज की। काइले मेयर्स की लाजवाब बैटिंग, डेब्यू में चौथी इनिंग में 210 रन, नॉट आउट 310 बॉलों में 7 छक्के और 20 चौके। उनकी डेब्यू, बॉनर की डेब्यू, जिन्हें 86 रन बनाए और उनके साथ 216 की पार्टनरशिप। और कमाल की बात यह है कि जोशुआ जो विकेटकीपर खेल रहे थे इस मैच में, उनके साथ 100 रन की पार्टनरशिप 21 ओवर में, और वो 20 रन बनाते हैं। और ये चेज चल रहा है, बांग्लादेश ने डिक्लेयर किया है, वो समझते हैं कि हम टेस्ट मैच जीतेंगे और जीत वेस्ट इंडीज जाता है। ब्रैथवेट कैप्टन है, होल्डर नहीं है इस टीम में। इस टीम में कई एक प्लेयर वो हैं जो पहली मर्तबा दौरे पे निकले हैं वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट खेलने, और मैक्सिमम सीनियर प्लेयर नहीं है टीम में। एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज की। हम कहते हैं टैलेंट शायद वहां कम है, होगा, एक्सप्लोर नहीं होता है, या फिर पजीराई नहीं है टैलेंट की। मेयर्स हिस्ट्री में चले गए छठे खिलाड़ी जिसने दूसरी इनिंग में डबल सेंचुरी बनाई हुई, और वही 6th प्लेयर जिसने डेब्यू पे डबल सेंचुरी बनाई है। इनसे पहले कई एक हैं, इसमें एक नाम बेमिसाल है वेस्ट इंडीज का, लॉरेंस रो का, डबल सेंचुरी और सेंचुरी डेब्यू टेस्ट में। तो सब कहेंगे डिक्लेयर नहीं करना था बांग्लादेश को, कुछ और सोचना था, जल्दी हो गई, देर हो गई, ये बात की बातें हैं। 395 का स्कोर वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिधर से आपने पहली इनिंग में तकरीबन 180 की लीड जिनके खिलाफ ली है, आप समझते हैं बहुत है कि ये टीम तो स्कोर नहीं कर पाएगी। अगर ये कर देती है तो इस टीम की वाहवाही होनी चाहिए, दाद इस टीम की देनी चाहिए, बनस्बत ये कहने के कि बांग्लादेश ने गड़बड़ की या गलत किया। और एक और बात हुई, दूसरी इनिंग में शकीब उल हसन बॉलिंग नहीं कर सके, इसका असर पड़ा डेफिनेटली बांग्लादेश की टीम पे। लेकिन हैट्स ऑफ टू मेयर्स एंड टीम वेस्ट इंडीज फॉर अ रिमार्केबल एंड अनबिलीवेबल विन। इससे पहले कि रशीद के साथ हम जुड़ जाएं और मिलकर प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, एक बात चेन्नई टेस्ट के हवाले से भी कि शाहबाज नदीम खेले और बाहर से लाए गए, अक्षर पटेल टीम में थे, वो नहीं खेले। और मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था जब टीम का ऐलान हुआ भारत की कि शाहबाज नदीम क्यों नहीं है, अक्षर पटेल तो कुछ बॉलिंग करते नहीं है लंबे फॉर्मेट में। और बड़ी हैरानी की बात है फिर से कि लगातार पिछले 1-1.5 साल से हर टीम में कुलदीप यादव है भारत की, लेकिन 11 में नहीं है, और जो बाहर से आता है वो 11 में आता है। तो वो टीम में क्यों है, पहली बात। अगर टीम में है तो खेलते क्यों नहीं है, दूसरी बात। और तीसरी बात कि टीम सिलेक्शन में चलती किसकी है, क्या सिर्फ कोच और कैप्टन की, या किसी सिलेक्टर की भी कुछ चलती है। डाउट्स हो रहे हैं इस पे। ये सिलेक्टर तो कुलदीप यादव को डाल देते हैं टीम में, कोच और कैप्टन को पसंद नहीं है, वो नहीं खिलाते हैं। गिवन विकेट व्हाट वी आर सीइंग इन चेन्नई, कुलदीप यादव से बहुत फायदा होता है। चलें रशीद निजामी के पास और मिलके बढ़ाएं प्रोग्राम को हम आगे। भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये सारी टीमें इस वक्त आपस में खेल रही हैं। अब आप देखिए, एक ही दिन के बाद टेस्ट मैच इन सबके शुरू हुए, और वहां से ऑस्ट्रेलिया ने अपना दौरा पेंडेमिक की वजह से मंसूख कर दिया। लगता नहीं है ये वजह है, मुझे नहीं लगता। अगर यही दौरा इंडिया का होता, क्या नहीं आते वो? इंडिया में तो पेंडेमिक का हमें पता ही नहीं है, क्योंकि आदत शुमार नहीं है, वो सब अंदर ही बिलो दबा हुआ है, तो नहीं आते। अभी वनडे सीरीज खेलने इंडिया आ रहे हैं जी, फिर नहीं आएंगे क्या पेंडेमिक की वजह से? ये एक बहाना है सीधा सा, और बड़ा धोखा दिया है उन्होंने साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका ने बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन वो नहीं माने, जो बहुत ही गलत उन्होंने किया है। और यहाँ से भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 तारीख को टेस्ट शुरू हुआ, पहला टेस्ट चेन्नई में। 3 दिन में क्या ये तवक्को थी, क्या आप सोच रहे थे कि ऐसा ही होगा? ये 3 दिन बहुत बड़ा वक्फा होता है मैच में, और काया पलट हो जाती है। और मैं कहता हूँ तीसरी इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मैच की। आप देखिए क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या वही हो रहा है जिसकी तवक्को थी? अब प्रोग्राम में एक सवाल हम शामिल करते हैं। ये सवाल बिलाल गुलजार मीर ने लिखा है, लेकिन आपने जगह का नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं कि आज तक का पाकिस्तान का टेस्ट और ओडीआई का बेस्ट बैट्समैन कौन? ओपनिंग बैट्समैन कौन? देखिए, टेस्ट में कई बैट्समैन आए,
इसमें हनीफ मोहम्मद सरफेहरिस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन होने जो प्रोड्यूस किया हनीफ मोहम्मद। फिर बहुत से लोग आते हैं बीच में, बहुत से कम पीरियड के लिए ओपनिंग करते हैं, कभी इम्तियाज़ अहमद करते हैं, कभी कोई और करता है, माजिद खान करते हैं, अमेजिंग बैट्समैन, हाईएस्ट क्वालिटी माजिद खान ने। फिर मुदस्सर बहुत रिकॉर्ड अच्छा बनाते हैं अपना, उनका अगर आप देखेंगे कई है। बस उसके बाद जो बाकी का पीरियड है उसमें बेस्ट सही दिन आते हैं जी। टेस्ट मैच में, क्योंकि बाकी अब ऑफ लेट तो उनके पास ओपनर अच्छे नहीं है। अब अगर आप अजहर अली को ओपनर मान लें, क्योंकि उन्हें एज ओपनर 300 रन भी बनाया, एज ओपनर ऑस्ट्रेलिया में 250 की इनिंग भी खेली, लेकिन परमानेंट ओपनर नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं, ओपन भी करते हैं। तो यही 3-4 नाम आपके सामने आएंगे। वनडे में डिसाइडेडली जो एक ओपनर उनका बहुत बेहतरीन है वो सईद अनवर है, सही बहुत खेली है। और माजिद खान भी हैं वनडे में, बिल्कुल कहेंगे उन्हें 25,000 रन नहीं बनाए, माजिद खान ने बहुत कम मैच खेले, मगर रिकॉर्ड देखिए बंदे का क्या है, बिल्कुल उन बहुत कम मैच में। चलिए, यहाँ पे ये बात आपने कही और सही भी कही कि लोग हमसे पूछते हैं कि विकेट कीपर दुनिया के कौन से अच्छे हैं, या ओपनर कौन से अच्छे हैं, बॉलर कौन से अच्छे सही हैं। कहता है, ये सवाल अच्छे नहीं लगते। लेकिन एक तो, और दूसरी बात सुनिए आप, मुझसे क्या लोग पूछते हैं, अभी ये प्रोग्राम जब हम यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहे हैं, मैं आ रहा था तो रास्ते में एक आदमी मिले, कहा कि आप अक्सर बात करते हैं प्रोग्रामों में, लेकिन हमें बताइए क्या तेंदुलकर ज्यादा अच्छे बैट्समैन थे या गावस्कर। मैंने कहा मामला बड़ा टेढ़ा है, बेस्ट बैट्समैन ओपनिंग गावस्कर, मगर बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम तेंदुलकर। तो और मुझे लगता है कि हर बार हम कंपेयर नहीं कर सकते, और ये सवाल ना पूछे जाए। आपके पास और चीजें हैं, कुछ टेक्निकलिटीज नहीं हुआ कि एलबीडब्ल्यू है, रन आउट है, नहीं है। ये होता है कि कुछ कंपैरिजन हो इस सेंस में कि इस पीरियड में कैसा होता था, इस पीरियड में क्या हो रहा है। एक आपको मैं बात बताऊंगा, हमने 12 बात की कि प्लेयरों के सर को बॉल लग रही। जी 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 जी। आपने कभी जिक्र नहीं किया, ना आपने नोटिस किया। मैं बताऊंगा एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था क्रिकेट का, जो आज के खिलाड़ी नहीं जानते हैं, टू डक इनटू अ बॉल। इनको डक करना नहीं आता, सर को बॉल लगती है। पहला प्लेयर देखता था सर पे आ रही है, वो बैठ जाता था कंफर्टेबली, बॉल ऊपर से चली जाती थी, इसको वो बैठना ही नहीं आता है, ही डजंट नो हाउ टू डक। असल में यही जो है ना, जो शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जाती है, इसमें हर बॉल के पीछे जाना है, रन ज्यादा बनाने हैं, बॉल को मारना है, जहाँ के भी बॉल के पीछे दौड़ना है मारने के लिए। रशीद, आपने कहा चेन्नई टेस्ट में क्या वही हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन थी? नहीं थी एक्सपेक्टेशन कि इतना बड़ा स्कोर करेगा इंग्लैंड और इतना अच्छा खेलेगा। था कि इंग्लैंड अच्छा खेल सकता है। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था ऑस्ट्रेलिया का टूर खत्म हो गया, ये मोर प्रोफेशनल साइड है और बेटर क्वालिटी साइड है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, वो टूर खत्म हो चुका है, तो सरप्राइज हो सकते हैं इंडिया के लिए। लेकिन जितना अच्छा खेला इंग्लैंड ने, इतनी भी उम्मीद नहीं थी। रूट तो अपरूट ही नहीं हो रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, बेमिसाल इनिंग खेल गए वो एक और बार अपने 100वें टेस्ट में। इसके साथ सिबली की बैटिंग अच्छी रही और स्टोक्स अच्छा खेले। और एक और चीज भी है कि जो वो बटलर के कुछ रन, बेस के कुछ रन, पोप के कुछ रन, उन्हें इनिंग लंबी कर दी और स्कोर अच्छा हो गया। इसी सवाल से चीज, एक सवाल भी हमारे पास है पीर मंसूर का, वो पूछते हैं कि क्या इंग्लैंड ज्यादा देर खेल गया और क्या वेयरस्टो की कमी महसूस हुई? नहीं महसूस, जैसा इंग्लैंड ने खेला कमी। ज्यादा देर खेल गया, ये पॉसिबिलिटी है कि दूसरे दिन शाम को इंग्लैंड को स्पीड बढ़ा देनी थी और तीसरे दिन का नहीं सोचना था। अब तीसरे दिन खेलने में एक बात होती है कि इंग्लैंड ने सुबह हैवी रोलर लिया, ये सोच के कि हम विकेट को क्रैक करेंगे, जितनी देर भी बैटिंग करें, रन कम ही बने तो उसके बाद हमारे स्पिनर फायदा उठाएंगे। थोड़ी देर लगा, बेस ने फायदा उठाया, लीज पे ऑनस्लॉट पंथ का रहा तो लीज टिक नहीं पाए, आर्चर ने विकेट लिए। एंडरसन, मैंने कहा था 2012 वाले एंडरसन नहीं है, तो इन विकेटों पे थोड़ी मुश्किल हो रही है उनको, लेकिन ही कैन कम बैक इफ बॉल स्टार्ट्स मूविंग। पंत ने बेमिसाल इनिंग खेली है, पुजारा फिर वही रॉक सॉलिड पूरी इनिंग में नजर आए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन काजी पंत 91 पे छक्के मारने के चक्कर में आउट हो गए, ये क्या कर रहे हैं वो? मगर वो ऐसा ही खेलते हैं, 91 भी तो ऐसे ही बने। तो यू लिव बाय स्वॉर्ड, यू डाई बाय स्वॉर्ड। उनकी बैटिंग वैसी ही है, थोड़े बहुत लेस रिफाइंड सहवाग जैसी है बैटिंग है उनकी। तो इंग्लैंड की बॉलिंग में लीच बाहर रहे क्योंकि पिट गए, उसके बाद नहीं लाया, लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे। अगर
पंत का असॉल्ट न जारी रहे, लेकिन रूट ने खुद कम बॉलिंग की, कर सकते थे ज़्यादा बॉलिंग। स्टोक्स ने बहुत कम बॉलिंग की, वो बॉलिंग कर सकते थे, नहीं की। अगर इंडियन बॉलिंग की जानिब आए आप, तो वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, वो ज़्यादा क्वालिटी बॉलर नहीं है, लेकिन अभी बैठे हैं, विकेट पे रन बना रहे हैं, तो यहाँ कुछ कन्फ्यूजन जैसा पैदा होता है टीम इंडिया में। हम एक बॉलर को खिला रहे हैं क्योंकि बैटिंग करता है, चलो बैटिंग में रन बना लिए, लेकिन जब विकेट लेने की बारी आई, उसके बदले कौन विकेट लेगा? पंत ने कैच छोड़े, स्टंप मिस किया, वो कौन करेगा? नहीं, 91 रन बनाए। तो सम टोटल में या तो ये बैलेंस होता है या इक्वेशन बिगड़ जाती है। अब इंडिया का स्कोर भी अच्छा है और विकेट में भी कुछ तब्दीली आ नहीं रही है। इंग्लैंड ने इंश्योर किया है कि हम एक ही इनिंग खेलें, कि दूसरी बार मौका ना मिले, हमारी हालत ख़राब हो सकती है टर्निंग विकेट पे। तो हालात ऐसे हैं कि या तो इंडिया का सडन कोलैप्स हो, उसके बाद इंग्लैंड फास्ट रन 200 बनाए और 400 प्लस इंडिया को टू विन दे, तो कोई नतीजा आ सकता है, नहीं तो बेनतीजा भी हो सकता है ये टेस्ट। और चेन्नई में जैसी बैटिंग इंग्लैंड ने की है, वो देख के अगले टेस्ट का विकेट ऐसा नहीं होगा, अहमदाबाद में भी विकेट ऐसे नहीं होंगे। अब इंडिया थोड़े अपने स्टाइल के विकेट बनाएगा आगे। वहाँ से टेस्ट चैंपियनशिप की बात भी है, वो कितनी ही यूजलेस हो, लेकिन सब बात कर रहे हैं उसकी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि विकेट बदलेंगे आगे और मैचेस मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बातें एक सवाल की जानिब। दानिश आफाकी ने नारवल से सवाल लिख भेजा है, लिखते हैं कि जो टीम पाकिस्तान ने T20 के लिए मुंतखब की है, उसमें शर्जील खान, शुएब मलिक नहीं है, और ऐसा लगता है कि उनको या उनके पास कोई प्लान नहीं है आने वाले आलमी कप के लिए टीम तैयार करने का। दानिश सही है आपका कहना, 6-7 नए प्लेयर हैं, फिर कुछ फेल्ड प्लेयर आसिफ वगैरह जैसे वो फिर है रिसाइकल हो रहे। उम्मीद थी कि शर्जील खान होंगे, सब कह रहे थे अच्छा खेल रहे हैं, जी जी, बैन का किस्सा भी खत्म हो गया, नहीं है टीम में, और हफीज नहीं है टीम में, सबसे बड़ी बात। पिछले 2 साल का बेस्ट बैट्समैन उनका T20 का, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन लास्ट ईयर T20 का, क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो जी T10 लीग खेल रहे हैं दुबई में, लेकिन उनके सोर्सेज कहते हैं कि इनने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया, मैं तो 3 या 4 को वापस आने को तैयार था साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज खेलने के लिए। या तो बीच में कम्युनिकेशन गैप है, या वो जो वहाँ होता है, जो नया सेलेक्टर आता है वो अपनी मनमर्जी की टीम बनाता है, वो जाता है, नया आता है, कोई फ्यूचर प्लान की टीम नहीं बनाता है। और यही हाल है इस T20 टीम का। वो चेहरे, ये चेहरे आए हैं जिनका आप इस एक ही बार नाम सुनेंगे, उसके बाद कभी नहीं सुनेंगे। यस, दे हैव नो प्लान्स फॉर कमिंग T20 वर्ल्ड कप। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में कोच की बात करते हैं, कोच की एक अहमियत होती है। आज से 10 साल पहले जो कोच की अहमियत थी, क्या वो अहमियत वैसी है या उसमें कुछ तब्दीली आई है? रोल बदला है आपके? रोल बदला है क्या? देखिए, पहले जब ये कोच का मामला हुआ तो बॉबी सिम्पसन थे पहले कोच, और इंतखाब आलम, तब दुनिया में एक कंसेप्ट नहीं था, यही 2 थे। और सिम्पसन आज तक के भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोचेस, वैसा पैदा नहीं हुआ दूसरा गेम चेंज करने वाला। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो कोच है हमारी क्रिकेट का इंटरनेशनल, उसका नाम बदल के उसको मैनेजर कर दें जी। उसका रोल अब फुटबॉल के मैनेजर जैसा हो गया है। अब इनमें एक फर्क है कि फुटबॉल का मैनेजर अपनी टीम खुद सिलेक्ट करता है जी, इधर सिलेक्टर करते हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं इसलिए कहता हूँ रशीद की ये तब्दीली लानी होगी। बैटिंग कोच है जी, बॉलिंग कोच है, स्पिन बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, फिजियो है, साइकोलॉजिस्ट है, तो कोच का क्या रोल है? कोच का रोल है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, यानी मैनेजर। हाँ, प्लान करना, स्ट्रेटेजाइज करना, दूसरी टीम की वीकनेस ढूंढना, अपनी की कम करना, अपने प्लेयरों को एंथुसियाज्म उनमें भरना, अपने प्लेयरों को ये समझाना कि किसके साथ कैसा खेलना है, उनको मोटिवेट करना और उनको डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे हैंडल करनी है वो करना। उसका बैटिंग, बॉलिंग वगैरह, फील्डिंग सिखाने से अब कोई ताल्लुक नहीं है। तो व्हाई कॉल हिम कोच? अब उसका मैनेजर जैसा रोल है फुटबॉल के, और अब उसको वही रोल निभाना चाहिए। और एक और बात सोचिए, ये जितने कोच हैं, क्या ये वो रोल निभा सकते हैं? ये गेम जानते हैं? क्या ये गेम की साइकोलॉजी जानते हैं? क्या ये स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं? क्या ये प्लान कर सकते हैं? ये सोचने की बात है। बिल्कुल, अपने बड़े प्लेयर को लाके बना दिया, उसमें ये एबिलिटीज थी नहीं, वो प्लेयर अच्छा था, बिल्कुल तो वो नहीं चला। तौसीफ मीर ने एक सवाल लिख भेजा, आपने जगह का नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं कि सुहेल अब्बास पाकिस्तान के एक जबरदस्त अजीम आज ट्रैक फ्लिकर थे, हॉकी प्लेयर थे। आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स बनाते हैं इस प्रोग्राम के लिए, कभी उनके लिए उनका सेगमेंट भी हमें बताएं, दिखाएं। कर देंगे, अभी वो रिसेंट पास्ट है मामला, अभी हम बहुत पीछू
को जिनको आपने कभी सुना नहीं है या जिनके बारे में जाना नहीं है, और ये अज्यूम कर लिया है कि जैसे क्रिकेट में कि पिछले 20 साल में ही प्लेयर ग्रेट पैदा हुए हैं, हम वो पुरानों की ज़्यादा बात करते हैं। जी। और किसी एक ने पिछले दिनों कमेंट किया था, आसिफ गुल ने, ये कि आपने बहुत अच्छा किया, अजीतपाल सिंह की बात हुई तो पुरानों की बात भी करनी शुरू करिए। जनाब, हम पुरानों की बात ही करते हैं। बिल्कुल सही। और अब फुटबॉल की जानिब आते हैं, चलते हैं मैदान में आपके साथ और सईद शाहिद हकीम के पास। लेट्स प्ले फुटबॉल विद सईद शाहिद हकीम। ये तो खैर ड्रिबल कर रहा है अपोनेंट उनको, ये ड्रिबल कर रहा है, उनके पैर खुले, अपोनेंट के पैर खुले हुए हैं, वो पैर के बीच में से बॉल डालेगा और निकल जाएगा। हाँ, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें हकीम साहब एक और बात ये है कि जब डिफेंडर आगे बढ़े तो पैर खुले ना रखे इतने। एक और बात है ये टैकलिंग में कि जब वहां से अपोनेंट आ रहा है आप उसकी तरफ रश करें या उसको आने दें। नहीं, आप डिपेंड करता है आप किस पोजीशन। अगर आप इस एरिया में अगर अंदर आने देंगे तो शूटिंग रेंज में आ जाता है। आपको पेनल्टी एरिया से कम 15-20 गज वहां रोकना चाहिए उसको। अच्छा। अब उधर पीछे इतनी जरूरत नहीं। अब प्रॉब्लम कब होती है, जब वो लोग दो आते हैं, हम एक हैं, या वो 3 आते हैं जब 2 हैं, तो वो आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा कि मैंने फर्स्ट टाइम टैकल करना नहीं। फर्स्ट टाइम टैकल उसी वक्त करना चाहिए जब आपको 100% डेफिनेट है कि बॉल मुझे मिलेगा। लेकिन अगर बॉल मुझको नहीं मिलती है, बेटर होल्ड इट। ये जो मैंने कहा रश करने का कि जब आदमी रश करता है इजीली टैकल हो जाता है। एक और बात है इसमें कि सब गोलकीपर भी रश आउट करता है, उसके क्या टाइमिंग्स हैं? उसको भी यही कि उसको ये जजमेंट करना है कि मुझे बॉल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक और 1 वर्सेस 1 है तब तो उसको आगे आना है। लेकिन अगर अपना कोई प्लेयर चेस कर रहा है तो आगे आने की जरूरत नहीं, वहां रहना चाहिए, क्योंकि आगे आ जाएंगे तो आपको डिसएडवांटेज। क्योंकि गोलकीपर की पोजीशनिंग बहुत अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड टैकल की डेमोन्स्ट्रेशन है। स्लाइड टैकल करके जी हाँ, बॉल ले ली, ये निकल सकता है। बिल्कुल। हाँ, ये एल्बो निकल जा सकती वजन है, बढ़ेगा। तो हाथ नहीं टेके, शोल्डर पे जाए, चोट नहीं लगती है। और स्लाइड टैकल में टाइमिंग होनी चाहिए, नहीं तो फाउल हो जाएगा। फॉल अगर अपोनेंट को पैर को लगा हुआ, फॉल के से ज्यादा ये है अगर गलत किया और मैं बॉल इसके ऊपर से निकल दिया तो ये इसको उठने तक मैं चला गया, रिकवरी नहीं होगी। तो 100% जब आपको डेफिनेट है कि मैंने लेना है बॉल, तो कैसे कोई भी शख्स बगैर उस्ताद के आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप कोई शख्स कहते कि मैं अपने आप पढ़ने लगूंगा तो होता नहीं है, कोई ना कोई पढ़ाना पड़ता है। एक लेवल तक उस्ताद साथ देता है, इसमें तो सारे टाइम साथ देता है। इसमें तो क्योंकि मेन ये है कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि कोच सभी कुछ करता है, फिजिकल ट्रेनिंग भी कोच करवाता है या, लेकिन बाहर कंट्रीज में ट्रेनर अलग होते हैं, कोचेस अलग होते हैं। कोचेस को मैनेजर्स कहा जाता है वहाँ पे, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर फर्गुसन है, आर्सेनल का मैनेजर है, इस तरह ये मैनेजर्स कहलाते हैं। ये लोग स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, इनका मेन काम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है, अपोनेंट के हिसाब से प्लानिंग मेन है, सबसे बड़ा काम ये है। उसके साथ साथ उन चीजों को जो एक्सरसाइज करते हैं वो गेम में इंप्लीमेंट करते हैं। ट्रेनर का काम ये है कि फिजिकली साइकोलॉजिस्ट भी होता है। अब तो साहब मेरे अपने हिसाब से कि कोच के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट शख्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। वो हिंदुस्तान में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? आपकी जितनी स्पोर्ट्समैन की क्वालिटीज होती हैं, मिसाल के तौर पे हम थोड़ा सा ले लें, विल पावर, परसिवियरेंस, फाइटिंग स्पिरिट, प्रेशर बर्दाश्त करना, हर चीज, ये सारे का सारा ताल्लुक इंसान के दिमाग से है। और इंसान के दिमाग की रीडिंग इज साइकोलॉजी है। बिल्कुल। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है। बाहर के जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनके साथ आप देखेंगे साइकोलॉजी जरूर होता है। स्पोर्ट्समैन क्या है, बड़े बड़े लीडर्स उनके साइकाट्रिस्ट होते हैं साथ में, क्योंकि उनके मेंटल लोड। लेकिन हिंदुस्तान में साइकोलॉजिस्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोच करता क्या क्या है? तब मेरे अपने हिसाब से ये कि एक अच्छे कोच को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब बच्चे की साइकोलॉजी से वाकिफ नहीं है तो मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे हमारी टीम में, हर टीम में होता है, एक बच्चा ऐसा होता है जब तक आप उससे गुस्सा नहीं करें अच्छा नहीं खेलेगा। एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें थोड़ा गुस्सा कर जाए तो नर्वस हो जाएगा। तो जब तक कोच इस चीज से वाकिफ मिजाज समझना है, मिजाज समझना है, और कोच इससे वाकिफ नहीं है, फिर उससे तो खेल में क्या चेंजेस लानी है उसने, या क्या तब्दीलियां एक इंडिविजुअल के लिए क्या करता है? सब इसमें कोचिंग में 2 चीज है, एक तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग है और एक जो है टीम ट्रेनिंग है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग में यह है कि उसके वीकनेसेस क्या क्या हैं, उनके वीकनेसेस को दूर करो। स्पीड नहीं है, स्पीड है, ट्रैपिंग अच्छी नहीं है, चिपिंग अच्छी है कि नहीं है, जिस चीज में वो कमजोर है उसकी जो है खामियां दूर की जाए।
टीम ये है कि अच्छे कोच की क्वालिटी ये है कि 11 प्लेयरों को या 16 प्लेयरों को एक टीम में निट करते हैं, अच्छा एज ए टीम खेले वो। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप कैसे क्या फॉर्मेशन खेलना चाहते हैं, अपोनेंट क्या खेल रही है, उसके हिसाब से आप क्या आपकी डिफेंस स्ट्रांग है कि अटैक स्ट्रांग है। अब आप चाहते हैं कि अपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप डिफेंसिव गेम खेल के काउंटर अटैक पे खेलते हैं। तो ये सारी प्लानिंग कोच की होती है। तो कोच को मेंटल थकन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इत्तेफाक से मेरा ताल्लुक ऐसा रहा कि मैं एज ए प्लेयर भी रहा, एज ए रेफरी भी रहा, एज ए कोच भी रहा। मैं फील करता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोच में है और एक और रेफरिंग में भी नहीं है। सेगमेंट देखा हमने जी और हाँ। सईद शाहिद हकीम एक जबरदस्त कोच भी रहे हैं। देखिए, इन्हें कहा इसमें मैं कोच भी हूँ, मुझे एक खास चीज़ है कि मैं मैदान में रहा हूँ, मैं कोच रहा हूँ, मैं रेफरी रहा हूँ, और मैं सारी चीज़ें इसलिए बेहतर समझ जाता हूँ। सही बात है, सही बात है। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो दूसरा टेस्ट खेला गया, उसके हवाले से आप क्या ऐसा सोचते थे कि ऐसा होगा? हाँ, एक दिन पहले पाकिस्तान का टेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद पहले इनिंग में पाकिस्तान ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर उनका स्कोर कर रहा है ऑफ लेट। फहीम अशरफ की 70+ की नॉट आउट इनिंग और पीटी एलंडर्स के रन बनाने, तो उसने इनिंग आगे बढ़ा ली। और अगर आप सेकंड इनिंग पाकिस्तान की देखें, फिर रिजवान के साथ मिल के जो पार्टनरशिप्स हुई हैं, उन्हीं ने इनिंग बना ली। 74 for 5 था पाकिस्तान। और उसके बाद रिजवान, फहीम अशरफ, रिजवान और यासिर, रिजवान और नोमान के 45 रन। तो जो लोअर मिडिल ऑर्डर और टेल है पाकिस्तान की, सर्वाइव कर रही है बेहतरीन तरीके से और वही लंबा स्कोर खींच रही है। पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका नहीं जम पाया, पाकिस्तान ने फील्डिंग भी अच्छी की, रनआउट भी किया और मिल के विकेट लिए। दूसरी इनिंग में रिस्पांस बहुत बेहतरीन है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका पॉजिटिव भी खेल रहा है और करेक्ट भी खेल रहा है और हासिल नहीं हो रहा है। अब कल सुबह 2 घंटे पे डिपेंड करता है सुबह की कि पाकिस्तान क्या कर पाएगा, क्योंकि वहाँ से बांग्लादेश का आइडिया भी आएगा दिमाग में साउथ अफ्रीका के और पाकिस्तानियों के भी। अंडरडॉग्स वेस्ट इंडीज कुड पुल इट ऑफ विद न्यू प्लेयर्स, विद एक्सपीरियंस प्लेयर्स। साउथ अफ्रीका सोचता होगा हम भी कर सकते हैं ये, वी कैन पुल इट ऑफ, वी कैन विन द मैच। और अभी तक बहुत अच्छा खेल रहे हैं माकरम ऑडर्सन, अभी डुप्लीसी हैं, बहुमा है, डिकॉक है। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस टेस्ट मैच। 370 लुक्स बियॉन्ड साउथ अफ्रीका, मगर फिर बदल होते हमने भी देखे हैं मैच में। यासिर शाह थोड़ी ज़्यादा फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, यानी वो थोड़ी रोक नहीं रहे हैं बॉल। जहाँ विकेट से परचेज नहीं मिलता है, ये हमारा तजुर्बा खेलने और देखने का दोनों बताता है ज़्यादा, वहाँ आप हवा में परेशान करते हैं बैट्समैन को, और उनको हवा में परेशान करना नहीं आता है प्लेयर को ठीक तरह। इस इनिंग में परसेंटेज ऑफ लूज बॉल्स उनकी कम है, ये अच्छा है, लेकिन ये परेशानी है उनके पास कि वो एयर में बैट्समैन को परेशान नहीं कर सकते। और फहीम अशरफ इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं इस बॉलर ठीक तरीके से, बाबर आजम नहीं कर रहे हैं। जब बाबर आजम की बात हुई तो एक चीज़ मुझे याद आई, रशीद के 4 में से 3 इनिंगों में उनको आउट किया है एक ही तरीके से महाराज ने। देखिए, स्पिनर को खेलने का तरीका ये होता है कि बैट थोड़ा पैड के आगे रहता है, क्योंकि अगर साथ रहे तो आप एलडब्ल्यू हो सकते हैं। और लेफ्ट आर्म स्पिनर की एक चीज़ होती है, वो 3 किस्म की बॉल नॉर्मली करता है। एक जो ऐसे फेंके और बाहर निकले राइट हैंडर के राउंड द विकेट, दूसरी वो थोड़ी ऐसे फेंके, वो टप्पे के बाद अंदर आई से आर्मर कहते हैं, और तीसरी वो उसी लेफ्ट आर्म स्पिन के एक्शन से फेंके और सीधी निकल जाए। और इसी सीधी निकलने वाली बॉल पे बाबर आजम टर्न के लिए खेलते हैं, वो 3 मरतबा एलडब्ल्यू हो गए। हाई क्वालिटी बैट्समैन है, ये यूनुस खान ने भी देखा होगा, मिसबा ने भी देखा होगा, और ये बात उन्हें समझाई जा सकती है इजीली, और वो ओवरकम कर सकते हैं कि आपके बैट और इसमें थोड़ा मसला है, पैड चला जाता है, बैट के बदले बॉल को खेल लें, इसे दुरुस्त किया जाए। आते हैं आप क्विज की जानिब। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी पिछली मरतबा, स्टैचू की तस्वीर थी वो, और कहा था कि कहाँ है। जी हाँ, पहले आप जवाब दीजिए। जी हाँ, ये बेलरेव ओवल है तस्मेनिया में, और ये तस्मेनिया के खिलाड़ी डेविड बून का स्टैचू है, और आपने बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनमें से पहले हैं मलिक सरफराज सोनियम पटन से, उसके बाद हैं डॉक्टर शेख फिरदौस नवगाम श्रीनगर से, आरिफ बाबा बचपुरा श्रीनगर से, मीर जहरा सनोवर अब पटन से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से,
जीशान अली आप बडगाम से, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग से, जावेद इकबाल मीर आपने जगह का नाम नहीं लिखा है, और रऊफ डार हैं पुरवारा चाड़ूरा से, और उसके बाद हैं सज्जाद मीर यारीपुरा कुलगाम से। जी, तो विनर कौन है? विनर जो लॉर्ड्स के जरिए आज बना है, यानी कुरअंदाजी के जरिए, वो है मलिक सरफराज सोनियम पठान। बहुत मुबारक सरफराज, दूसरी मरतबा आप विनर हो गए आज। और आते हैं अब आज के क्विज की जानिब। जी देखिए, आज फिर हम साउंड बाइट पे जाएंगे, एक आवाज सुनाएंगे आपको और आप आइडेंटिफाई करेंगे ये आवाज किसकी है। आवाज सुनिए और हमें बताइए कि ये कौन है। बिल्कुल सही। आप 48 घंटों के अंदर अंदर हमें जवाब दे दीजिएगा, और अगर आपका सही जवाब हुआ तो आप जनाब विनर बनेंगे, जो गिफ्ट रखा है सलीम के एंटरप्राइजेज ने उसकी। मुझे मालूम था कि थोड़े फास्ट है, और मैं अगर कंट्रोल मेरे साथ रखूँगा, स्पीड मैं अपने हिसाब से चेंज करूँगा, क्योंकि ही इज़ जस्ट ही मेंटेन्स ओनली वन गुड स्पीड इन द होल मैच, ही डजंट चेंज मच। बट अगर मैं चेंज कर सकता हूँ बीच में फास्ट स्लो। डिफरेंस वाज माय फिटनेस, बेसिकली आई बिकेम फिटर। रचित, ये एक खबर, और जब टेस्ट मैच शुरू हुआ साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान के साथ दूसरा, आई कि डिकॉक को कैप्टनशिप से निकाल दिया जी, कि आगे मुस्तकिल में कैप्टन नहीं रहेंगे, लेकिन ये टेस्ट मैच से पहले ही क्यों अनाउंस कर दिया उस खिलाड़ी को? टेस्ट के बाद आगे तो टेस्ट खेलना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा है। बिल्कुल सही है। तो देर तो बेचारे को एंजॉय करने देनी थी। और याद रखे, मैंने कहा था आपको, ये नोटिस किया करिए बहुत पहले कि वो अच्छे कैप्टन नहीं है, गलत आदमी को कैप्टन बनाया है। इंडिया का मैच मे बी गोइंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ, अगर कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ। और हमने ड्रामेटिक चेंज में ये भी देखा, जिसने बैटिंग में 500 बनाए में मैच हार गए। और दूसरा पाकिस्तान का मैच 60-40, 55-45 पाकिस्तान, बट देयर साउथ अफ्रीका वेरी मच एग्जिस्ट टू आइदर ड्रॉ और विन द मैच, एंड हैट्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज फॉर अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। तो इस बात पर लेते हैं अब आज के इस मैगजीन से इजाजत। आप हमें देखते रहिए, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इस वक्त इजाजत। खुदा हाफिज।